Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स नम्स 2021 का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो उसमें चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ आए थे वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो सारे एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब एमसीक्यूज़ को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे पास ट्रू नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू, इसको देखिए जो हमारे पास ट्रू नहीं है। ज़रा ऑप्शंस को देखिए। मोमेंटम इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम जो है इसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं। तो ज़रा आप लोग डिफिनीशन को याद करें। हमने जो डिफिनीशन पढ़ा था, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम, या दूसरा डिफिनीशन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को तो भाई हम मोमेंटम कहते हैं, तो ये वाला तो ट्रू है। ऊपर पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट को देखिए, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। ज़रा देखते हैं इसको। हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ज़रा देखिए इसका जो यूनिट आएगा दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये असल में बराबर होता है न्यूटन सेकंड के। किस तरह से? तो ज़रा देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूटन इनटू सेकंड। न्यूटन सेकंड को अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड अपनी जगह पर, यहाँ पर सेकंड का पावर +1 है, यहाँ पर -2 है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मेरे कहने का मतलब ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड असल में न्यूटन सेकंड ही है। तो ये जो न्यूटन सेकंड है तो ये भी मोमेंटम का एक यूनिट है। तो ये वाला भी ट्रू है। ऊपर पूछ रहे हैं कि नॉट ट्रू, तो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। मोमेंटम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो ज़रा देखिए मोमेंटम जो हमारे पास है वहाँ पर मास और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो हमें पता है जब हम एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नॉट ट्रू है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ज़रा लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन डी को, कि वहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऊपर तो पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास ट्रू नहीं है, एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये एमसीक्यूज़ मेरे ख्याल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा दोबारा इसको देखते हैं क्योंकि नम्स के टेस्ट में आया था, तो डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा ऐसा एंगल है जिसके ऊपर हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ज़रा पहले रेंज की इक्वेशन को रिकॉल करें। रेंज जो हमारे पास होता है दैट इज़ vi² sin 2θ डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर हम डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं एंगल के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। हम इस वाले फैक्टर को डील करेंगे, साइन का जो फैक्टर है। तो साइन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो 1 के बराबर होती है। अब ये साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है ये कब आएगी, जब साइन 90 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर है साइन 2θ, तो इस 2θ को हमने असल में 90 बनाना होगा। तो ज़रा देखिए मैंने यहाँ पर लिखना है साइन 2θ, ये हमारे पास 1 के बराबर होनी चाहिए फॉर द मैक्सिमम रेंज। लेकिन हमें पता है कि ये कब होगा, जब ये टर्म हमारे पास 90 हो जाए तब ये 1 के बराबर होगा। तो ये किस तरह से 90 होगा, यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 2 × 45, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 90 बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1। तो 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो एंगल को कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो अगर एंगल हमारे पास 45 डिग्री का हो जाए तो उस केस में बेटा जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। मेरे ख्याल में बड़ा ही सिंपल एमसीक्यू है, देखते हैं।
ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में ग्राफ या स्लोप। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास क्या है, टाइम है। अगर ये इनके दरमियान में स्लोप आ जाए तो हमें पता है स्लोप बेटा बराबर होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा डी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इज वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, 2 stones of 10 kg and 50 kg falls through 80 सेंटीमीटर हाई क्लिप। दो हमारे पास मासेस है, एक 10 kg का, दूसरा हमारे पास 50 kg का है। दोनों को हम एक हाइट से गिराते हैं विच इज़ 80 सेंटीमीटर। विच स्टोन हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी एट बॉटम। जब ये नीचे पहुंचेंगे तो कौन से वाले स्टोन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। ऑप्शन है 10 kg, ऑप्शन बी 50 kg, ऑप्शन सी दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, या ऑप्शन डी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या कैलकुलेट। तो देखते हैं, ज़रा पहले आप लोग गेस करें कि किसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ज़रा देखिए, ये फॉर एग्जांपल 80 सेंटीमीटर का हाइट हो गया। यहाँ से हम गिराते हैं 10 kg वाले ऑब्जेक्ट को भी, और यहाँ से हम गिराते हैं 50 kg वाले ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, यहाँ पर इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज़ होंगी वो हमारे पास कितनी होंगी, 0 के बराबर होगी। जब ये यहाँ बॉटम पर पहुँचेगी तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों के लिए वो हमने क्या होंगे, निकालने होंगे। अच्छा देखिए, फाइनल वेलोसिटी को अगर हमने मालूम करना हो तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई तो ऑलरेडी 0 है तो वी एफ इज इक्वल टू 0, और ए की जगह मैं लिखूंगा जी एन टू टी। ठीक हो गया। अच्छा, वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एन टू टी आ जाएगा। आप ज़रा देखिए, क्या ये फाइनल वेलोसिटी मास के ऊपर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जी और टाइम अगर दोनों के लिए सेम होगा और सेम ही होगा तो ये हमारे पास दोनों के वेलोसिटीज जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि ये जो फाइनल वेलोसिटी इस केस में आ रही है वो हमारे पास क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सेम वेलोसिटी, ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। अगर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ जाए तो उसको हम बेटा कहते हैं एक्सेलरेशन। डिफिनीशन से हमें पता है कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, लास्ट जो एमसीक्यू है आज के इस लेक्चर का वो है इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। हमारे पास जब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा तो उस केस में बेटा क्या होगा, या तो आप लोग कोर्स में पढ़ भी चुके हो, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम तो खैर एनी टाइप ऑफ कोलिजन में क्या होगा, कंजर्व होगा। सेकंड जो है टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व, सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी, बाकी जो मोमेंटम है वो हमारे पास नॉन कंजर्व होगा। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास नॉन कंजर्व होगी। अच्छा, सी जो ऑप्शन है ओनली काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास कंजर्व होगी, बाकी मोमेंटम और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी। और जो लास्ट ऑप्शन है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व। तो ज़रा रिकॉल करें बेटा, जब किसी भी टाइप का कोलिजन होता है तो उसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी लाजमी तौर पर हमारे पास कंजर्व होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास कंजर्व होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।